हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, बहुत खूबसूरती से हमने चौसर एज में चौसर का पूरा वर्क एंड उसके पर्सपेक्टिव हमने फिनिश किए। और आज ना हम आगे बढ़ेंगे एंड जो बाकी राइटर्स रहते हैं इस एज के करने को वो हम करेंगे। इफ़ यू डू रिमेंबर, पीछे जब मैंने आई थिंक इस चौसर एज में सेकंड या पता नहीं शायद फर्स्ट लेक्चर ही लिया था, तो मैंने आपको 6 राइटर्स बताए थे कि ये 6 राइटर हमने इस एज में करने हैं। और मैंने ये भी बताया था कि घबराओ मत अगर अभी आपको सारे राइटर याद नहीं हो रहे, क्योंकि हमने बारी बारी से सारे ही करने हैं। तो जब हम बारी बारी से सारे करेंगे और उनको हम बार बार बोलेंगे, पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो राइटर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो एनी गैसेस ये कौन से राइटर हैं? एनी गैसेस? ये चौसर एज के ही राइटर हैं दोस्तों। और एक खूबसूरत बात क्या है इस पूरी पढ़ाई की जो मैं आपको करवा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको कंटेंट नहीं पढ़ा रही, मेरी पूरी कोशिश है कि हर जगह पे आपको फ़ोटो मिले, चाहे राइटर का फ़ोटो है, चाहे वर्क का फ़ोटो है, चाहे कॉन्सेप्ट या टर्म का है, ताकि ना एक इंटरेस्टिंग आपको लगता रहे, थोड़ा मज़ा आता रहे, है ना। सिर्फ हमें महान महान जो बड़े पॉपुलर राइटर हुए हैं सिर्फ उनका ही पता नहीं होना चाहिए। वी शुड नो ईच एंड एवरी राइटर। सो दोस्तों, ये जो राइटर आपके सामने ये पूरा फोटो दिख रहा है, ठीक है, ये और कोई नहीं, ये हैं दोस्तों हमारे विलियम लैगलैंड। नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो ये कौन है? विलियम लैगलैंड। तो आइए विलियम लैगलैंड को, इनकी जो खास बातें हैं उनको और इनके वर्क को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, विलियम लैगलैंड के केस में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ 1332 में 1332 में वॉरकेस्टरशायर के पास एक मेलबर्न जगह थी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1332 1332 में वॉरकेस्टरशायर के पास मेलबर्न में इनका मेलबर्न में इनका जन्म हुआ था। मेलबर्न जगह के पास वॉरकेस्टरशायर में जो है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये समहाउ चौसर के आसपास ही पैदा हुए हैं। चौसर की मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट डेट हमें बॉर्न की नहीं पता है, पर हम 1340 मान के चलते हैं। तो ये 1332 में पैदा हुए हैं, इनका काइंड ऑफ हमें कंफर्म है। और कहाँ पैदा हुए हैं? मेलबर्न जगह, जो कि वॉरकेस्टरशायर में है। फर्दर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नो डाउट एज अ राइटर हम इन्हें पढ़ रहे हैं, पर इनकी अर्ली लाइफ में जो इनका प्रोफेशन था वो था शेफर्ड, यानी कि भेड़ गडरिए चलाना, जैसे जो लोग जंतु पालते हैं, वो इनका मेन काम था शुरू की लाइफ में। ठीक है, एंड उसके बाद बकायदा ये लंदन भी गए थे एंड वहाँ पे इन्होंने चर्च में क्लर्क के तौर पे भी काम किया था। तो शुरू में शेफर्ड रहे हैं, गडियारे मतलब भेड़ चराने वाले, फिर लंदन चले गए, वहाँ पे चर्च पे क्लर्क के तौर पे काम किया, और अभी हम ऑब्वियसली इन्हें एज अ राइटर पढ़ रहे हैं। तो इनकी लाइफ में काफ़ी सारे जोनर रहे हैं जो इन्होंने एज अ प्रोफेशन टच किए हैं। ठीक है, फर्दर दोस्तों, विलियम लैगलैंड का एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अब आपको पढ़ाऊंगी, वो और उसकी खास बातें। तो दोस्तों, ये जो वर्क है विलियम लैगलैंड का जो बहुत पॉपुलर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है पायर्स द प्लोमैन। ठीक है, पायर्स द प्लोमैन चौसर एज के राइटर विलियम लैगलैंड का वर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसकी जो भी खास बातें हैं आप देख सकते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में आपके सामने मौजूद हैं। और यही खासियत है इन नोट्स की कि मैंने आपको कुछ भी पैराग्राफ में बड़ा बड़ा डरावना नहीं दिया है, बहुत मेहनत से, शिद्दत से हर चीज़ पॉइंट्स फॉर्म में आपके सामने में लेकर आई हूँ, ताकि कम समय में भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए ये जो पायर्स द प्लोमैन वर्क है विलियम लैगलैंड का, इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार ये पेपर में प्रश्न आता है कि ये जो पायर्स द प्लोमैन है इसका पूरा वर्क नेम क्या है, क्योंकि पूरा नेम इसका ये नहीं है, कुछ और है। तो इसका पूरा नेम है विजन्स ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लोमैन। ठीक है, तो पूरा नेम क्या है इसका?
विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लोमैन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पायर्स द प्लोमैन ही कह देते हैं, पर ऐसे इसका पूरा नेम है विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लोमैन। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये एक आपकी पुरितन और डेमोक्रेटिक और एलिगरिकल पोयम है, यानी कि है तो ये पोयम ही है, कविता है। इसमें आपको रिदम फॉर्म में, वर्स फॉर्म में चीजें मिलेंगी, पर इसके 3 पर्सपेक्टिव है, पुरितन, डेमोक्रेटिक एंड एलिगोरिकल। ये मैं आपको समझा देती हूँ। पुरितन का मतलब होता है जहाँ पे रिलीजियस रिजिडनेस आपको देखने को मिले, यानी कि धार्मिक लेवल पे एक शक्ति देखने को मिले जो धर्म के इर्द गिर्द घूमता हो। तो हाँ, ये वर्क जो है क्रिश्चियन धर्म के इर्द गिर्द घूमता है, धर्म को लेकर इसमें रिजिडिटी है, तो इसमें पुरितनिज्म है, पुरितन करेक्टर है। दूसरा दोस्तों, ये बात करता है डेमोक्रेटिक का। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जिसमें सब लोगों को हम समान माने, सब लोगों को बराबर अधिकार की बात करें। तो हाँ, इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि इसमें हर पर्सन को हाई लेवल का ही और बराबर लेवल का ही मान के चला गया है। तो डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव इसमें है, लोकतांत्रिक पर्सपेक्टिव इसमें है। हर पर्सन को हम पूरा एक जैसे धर्म, जैसे दो मतलब लोकतांत्रिक होता है जो लोगों की सत्ता हो, जहाँ पे लोगों को हम तवज्जो दें, तो वही इसका पर्सपेक्टिव है कि लोगों को हम ज़्यादा इक्वालिटी दें, ज़्यादा तवज्जो दें, उनके अकॉर्डिंग करें। और थर्ड दोस्तों, ये एक एलिगरिकल पर्सपेक्टिव है। एलिगरिकल मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ। एलिगरिकल होता है डबल मीनिंग। ठीक है, जब आप कह कुछ रहे हैं पर आपका मीनिंग कुछ और है, तो यही यहाँ पे है। यहाँ पे पायर्स द प्लोमैन में ना एक्चुअली किसान बताया गया है जो एक जर्नी में निकला है, कुछ सर्च करने निकला है। पर जब वो एक्चुअली में उस पर्सन की जब हम जर्नी बता रहे हैं कि वो कुछ सर्च करने निकला है, रियल लाइफ में हमारी लाइफ का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हम धरती माता पे क्यों आए हैं, वही बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, यानी कि कहा गया है एक पर्सन है जो कुछ सर्च करने निकला है, पर इन एक्चुअल रियल लाइफ में हम खुद से जोड़ सकते हैं कि हमको भी सर्च करने निकलना है। हमको नॉर्मल अगर लाइफ में आए हैं, खाना पीना, सोना, पॉटी जाना, शादी की, बच्चे करना, वैसा नहीं करना है। हमको भी अगर हम इस धरती पे आए हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढना है कि हम क्यों आए हैं और हमें उसके लिए सर्व करना है। ठीक है, तो इट इज़ अ एलिगोरिकल, यानी कि चाहे इसमें एक पर्सन की स्टोरी बताई गई है, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे हमें एक मैसेज जो है कन्वे हो रहा है सभी लोगों को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके बेसिकली 2 बार ये आया था। एक तो ये जब 1362 में आया था, 1362 में, तब इसमें सिर्फ 1800 लाइन्स थी। मतलब 1800 लाइन्स के साथ विलियम लेगलैंड ने 1362 में इसे लॉन्च कर दिया। फिर उसके ठीक 30 साल के बाद 1392 में वो दोबारा इस वर्क को लेकर आए और इसमें 1500 लाइन्स तब और जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो टोटल इसमें 18 + 15 3300 लाइन्स है। 1362 में इसका पहला वर्जन आया तो 1800 लाइन्स थी। फिर ठीक 30 साल के बाद 1392 में जब दूसरा वर्जन आया तो 1500 लाइन्स इसमें और आ गई। तो आप देख सकते हैं विलियम लेगलैंड का ये जो वर्क है एक मास्टरपीस वर्क है। 1362 में जो आप ऑलरेडी ला चुके हो उसमें ही आप और एडिशन कर रहे हो 30 साल के बाद, ताकि आप उसको बेस्ट से बेस्ट बना सकें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था इसकी थीम क्या है, इसमें एक पीजेंट है, एक किसान बताया गया है जो डिफरेंट पिलिग्रिमेजेस की तरफ जा रहा है। पिलिग्रिमेजेस जैसे जो डिवाइन प्लेस होते हैं, जैसे हम मक्का, मदीना, वैष्णो माता, अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक किसान है जो डिफरेंट ऐसी धार्मिक जगहों पे जा रहा है। और क्यों जा रहा है, वो बेसिकली जा रहा है क्योंकि वो ट्रूथ की सर्च में है। वो ना सच जानना चाहता है, वो क्यों इस धरती पे है, क्या लाइफ की सच्चाई है, ये जानना चाहता है। और दोस्तों ऐसे भी आपने देखा होगा जब कभी भी हम किसी रिलीजियस प्लेस से, किसी धार्मिक प्लेस से खुद को जोड़ते हैं तो वो एक सच की ही तलाश होती है, वो एक इंटरनल लेवल पे उसकी ही तलाश होती है। तो यहाँ पे कहानी है एक किसान की जो डिफरेंट ऐसे रिलीजियस जगह पे जा रहा है ताकि वो सच ढूंढ सके। और एलिगरिक ये है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसकी सर्च के माध्यम
से हमको बताया जा रहा है कि हमें लाइफ में क्या करना है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ है, सर्च फॉर डू वेल डू बेट डू बेस्ट। जैसे आपने गुड बेटर बेस्ट सुना होगा ना, अच्छा बहुत अच्छा सबसे अच्छा, गुड बेटर बेस्ट। तो वैसे ही जब वो सच की तलाश में है तो वैसे ही वो डू वेल डू बेट डू बेस्ट की तलाश में भी है कि ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, क्या सबसे अच्छा है। मतलब ज़िंदगी में क्या करना है, क्या अच्छा है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, किसी के लिए अच्छा हो सकता है सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करे, किसी के लिए अच्छा हो सकता है कि वो भगवान से ज़्यादा कनेक्शन बना सके। तो ये भी उसी सर्च में है कि हमारी लाइफ में एक तो ट्रूथ क्या है, सच क्या है, और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। डू वेल डू बेट और डू बेस्ट। इसके बाद दोस्तों एक बियॉल्फ वर्क है, ये बेसिकली एंग्लो सैक्सन पीरियड का वर्क है। चौसर एज से ना ठीक पीछे की जो एज है वो एंग्लो सैक्सन एज मानी जाती है। तो जो बियॉल्फ है, जो बेसिकली एंग्लो सैक्सन पीरियड का वर्क है, उसके साथ भी ये काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है। यानी कि जो बियॉल्फ वर्क है उसकी जो स्टोरी लाइन है, जो थीम है, जो करेक्टराइजेशन है, वैसा वैसा ही कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत खास बात मैं आपको मेंशन कर देना चाहती हूँ। ये जो कोर्स है ये मैंने चौसर एज से शुरू किया है, पीछे वाली एज एंग्लो सैक्सन मैंने कवर नहीं करवाई है, क्योंकि दोस्तों वो ना भी करोगे तो चलेगा। और मैं आपकी तैयारी बिल्कुल ऐसी रखना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल एग्जाम पे फोकस होके काम करें। पर हाँ, यहाँ पे बताना जरूरी था, विलियम लैगलैंड का जो वर्क है बियॉल्फ, ये एंग्लो सैक्सन विलियम लैगलैंड का जो वर्क है पायर्स द प्लोमैन, ये एंग्लो सैक्सन पीरियड जो ठीक चौसर से पीछे का पीरियड है उसके बियॉल्फ के साथ जो है रिजेंबल करता है। और दोस्तों ये सेक्सॉन है फॉर्म में, सेक्सॉन यानी कि इसमें जो इंग्लिश कहीं ना कहीं लिखी है वो एंग्लो सैक्सन वाली, जो उसमें लैंग्वेज यूज की गई है वो सैक्सन वाली है। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड के बियॉल्फ वर्क से रिजेंबल कर रहा है, स्टोरी लाइन में, थीम में, कैरेक्टराइजेशन में, एंड इवन जो लैंग्वेज भी यूज की गई है वो भी। ठीक है, इसमें बेसिकली दोस्तों बात की गई है क्रिश्चियन ड्यूटी एंड प्रिजुडाइज की। क्रिश्चियन ड्यूटी की, अगर हम क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं तो हमारी मेन ड्यूटी क्या है, हमारा मेन काम क्या है, वही तो उसी सच की तलाश में तो वो निकला है। उसी में कैसे डू वेल डू बेट डू बेस्ट करना है, वही तो वो निकला है कि क्रिश्चियन धर्म में क्या अच्छा हो सकता है, कैसे हमें अपनी ड्यूटी निभानी है और आगे बढ़ना है। और साथ में दोस्तों इसमें प्रिजुडाइज की भी बात की गई है। प्रिजुडाइज होता है जो ऑलरेडी ना पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी हमारी चीज़ें नहीं है जिसमें हम बंधे हुए हैं, दैट इज प्रिजुडाइज। जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कुछ नियम होते हैं कि इस धर्म में ऐसे चलना है, ऐसे करना है, वो हो गया हमारा प्रिजुडाइज। तो इसमें ना सिर्फ ये बात की गई है कि क्रिश्चियन धर्म में हमारी क्या ड्यूटी है, हमें क्या निभाना है, बल्कि साथ में ये भी बात की गई है कि कौन कौन से बंधन भी हैं, कौन कौन सी पीछे की ऐसी चीज़ें हैं जो हम पे फोर्सफुली रिलीजन में डाली गई हैं, जो हमें करनी ही है पर शायद वो किसी काम की ना हो। तो बहुत खूबसूरती से जो एक्चुअली में धर्म कहना चाहता है उस पर इसने फोकस किया है। उसके बाद दोस्तों ये जो वर्क था, इस वर्क से रिफॉर्मेशन आई थी। रिफॉर्मेशन होता है, एक नई सोच आई थी, एक नई क्रांति आई थी, क्योंकि इस वर्क ने क्रिश्चियन धर्म के मेन जॉनर पे फोकस किया कि एक्चुअली में क्रिश्चियन धर्म क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उस पर इसने फोकस किया। अब जब इसने इस पे फोकस किया ना, तो जब ये वर्क लोगों के बीच में आया तो लोगों को भी पता चला कि अच्छा एक्चुअली में धर्म कैसा होना चाहिए, एक्चुअली में हमें धर्म में किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और तो वो लोगों की सोच बदली। अब लोगों की सोच बदली, उनका पर्सपेक्टिव बदला, तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से रिफॉर्मेशन आई, एक नई सोच लोगों के बीच में आई। और हाँ दोस्तों, एक खास बात यहाँ पे, वो जो प्लोमैन है, प्लोमैन यानी कि पीजेंट जो किसान है, उसका नाम है पायर्स। ठीक है, तभी हम इसे कह रहे हैं पायर्स द प्लोमैन, वो किसान जिसका नाम पायर है। तो यहाँ पे जो पायर है उसको एक करेक्टर है, एक पर्सन है, जॉन बैप्टिस्ट, उससे भी कंपेयर किया गया है। जॉन बैप्टिस्ट काइंड ऑफ उनकी ना संत महात्माओं वाली एक सोच थी। आप चाहें तो इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो जैसा जॉन बैप्टिस्ट का करेक्टर था वैसा ही पायर का करेक्टर है, तो यहाँ पे हम इन्हें जॉन बैप्टिस्ट से भी कंपेयर करते हैं।
ठीक है, तो ये सारी दोस्तों खास बातें हैं विलियम लेगलैंड और उनके वर्क फायर द प्लोमैन की। तो आपने क्या करना है, ऐसे जो भी था मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, आपके दिमाग में बिठा दिया, कॉन्सेप्ट भी सारा क्लियर करा दिया। आपने इस राइटर को भी सर्च कर लेना है गूगल पे, विलियम लेगलैंड को, बिल्कुल टॉप पे 3 या 4 लाइनें लिख लेंगे, उसको नोट डाउन कर लेना। और फायर इज द प्लोमैन बाय विलियम लेगलैंड, इसको भी आप सर्च कर लेना गूगल पे, बिल्कुल टॉप पे जो लाइनें निकलेंगी 4-5 चीजें नोट कर लेना। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक वर्क में आपको पूरा ब्रिटानिका या विकिपीडिया से देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो किया है इसी में बस गूगल से सर्च कर लेना, इसी टॉपिक को नॉर्मल शुरू के जो लाइंस आते हैं नोट कर लीजिएगा, दैट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, जल्दी ही अब हमारी चौसर एज पूरी होने वाली है। साथ साथ में कहाँ पे गूगल से देखना है, कहाँ पे ब्रिटानिका से देखना है, कहाँ से विकिपीडिया से देखना है, कहाँ पे सिर्फ गूगल की शुरू की लाइंस काफ़ी है, मैं सारा गाइड आपको करती हूँ। प्लीज़ सारा ध्यान से फोकस करें, साथ में चलें, तभी आप नेट लेवल के एग्ज़ाम के साथ जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद ही करनी है, मैं चाह के भी नहीं करा सकती। जब आप सर्च करते हो, वो रीडिंग आप लिखते हो, राइटिंग, वो आपको करना पड़ेगा, उस प्रैक्टिस से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम कभी भी किसी स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल से अकेला क्रैक नहीं होता है, आपकी अपनी मेहनत, हार्डवर्क विद स्मार्ट अप्रोच के साथ क्रैक होता है। तो मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, साथ साथ में करते चलिए, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, पता भी नहीं चलेगा, और माइंड ब्लोइंग तैयारी आपकी हर उस एग्जाम के लिए हो जाएगी जो इंग्लिश लिटरेचर का है। ठीक है, अब एक और बात बतानी है, जैसे ये एज कंप्लीट होगी फिर कैसे इससे संबंधित एमसीक्यू ऐप पे मौजूद है और क्या स्ट्रेटेजी है एमसीक्यू करने की, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल जो जो कर रहे हो क्लास में करने के बाद उसे जो भी मैंने गूगल, विकिपीडिया या ब्रिटानिका से बोला है वो साथ साथ में आप करते रहें। अब दोस्तों नेक्स्ट हम एक और राइटर अभी लेंगे, ये आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है जॉन विक्लिफ। ठीक है, तो ये एक और राइटर हम इसी क्लास में लेने जा रहे हैं, जॉन विक्लिफ, जो वन ऑफ अ पॉपुलर राइटर हैं हमारे चौसर एज के ही। तो आइए इनकी खास बातें देखते हैं। तो जॉन विक्लिफ को लेकर सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये इन्होंने दोस्तों लोलार्ड मूवमेंट शुरू की थी। जॉन विक्लिफ ने लोलार्ड मूवमेंट शुरू की थी। ठीक है, लोलार्ड मूवमेंट बेसिकली एक रिलीजियस, एक धार्मिक मूवमेंट थी। ओके, जिससे उन्होंने लोगों को धर्म को लेकर जो है अवेयर किया था, और क्योंकि इन्होंने धर्म को लेकर इस मूवमेंट के माध्यम से अवेयर किया, तो हम इन्हें रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी कि सुबह का तारा रिफॉर्मेशन का, ऐसा पर्सन जो रिफॉर्मेशन लेकर आया। ठीक है, तो जॉन विक्लिफ को श्रेय जाता है लोलार्ड मूवमेंट शुरू करने का। लोलार्ड मूवमेंट कैसी है, ये एक रिलीजियस, धार्मिक मूवमेंट है जिसमें लोगों को धर्म को लेकर अवेयर किया गया, धर्म के वाकई क्या पर्सपेक्टिव है वो बताए गए, कैसे धर्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उससे अवगत कराया गया। और लोलार्ड मूवमेंट में बहुत सारे लोग जॉन विक्लिफ से जुड़े थे, तो मूवमेंट का नेम था लोलार्ड मूवमेंट, और जो भी पर्सन इस मूवमेंट में जुड़ जाते थे विक्लिफ से, उनके फॉलोअर बन जाते थे, उन्हें हम कहते थे लोलार्ड। ठीक है, मूवमेंट का नाम हो गया लोलार्ड मूवमेंट, और जो फॉलोअर थे इस मूवमेंट में विक्लिफ के वो हो गए लोलार्ड। ठीक है, और इस वजह से रिलीजियस लेवल पे बहुत लोग अवेयर हुए थे, लोगों को वाकई पता लगा था कि अच्छा क्रिश्चियन धर्म एक्चुअली में क्या कहना चाहता है, क्या होना चाहिए, और लोगों में बहुत ज़्यादा एक नया नॉलेज आया, लोग बहुत अवेयर हुए थे। तो हम इन्हें रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार कहते हैं, कि रिफॉर्मेशन लाई है इन्होंने बेसिकली रिलीजियस पर्सपेक्टिव को लेकर। यहाँ पर दोस्तों खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, विक्लिफ को हम ना प्रोज का फादर कहते हैं। ठीक है, प्रोज का फादर कहते हैं जॉन विक्लिफ को, और अल्फर्ड है उनको भी हम प्रोज का फादर कहते हैं, पर अल्फर्ड बेसिकली एंग्लो सैक्सन पीरियड को बिलोंग करते हैं। आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने पीछे बताया चौसर एज से ठीक पहले की एज कौन थी, एंग्लो सैक्सन। ठीक है, एंग्लो सैक्सन में हुए हैं अल्फर्ड, तो एंग्लो सैक्सन में अल्फर्ड को हम प्रोज का फादर कहते हैं। ओके, जबकि चौसर एज में या नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर में
प्रोज का फादर हम विक्लिफ को कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ना दोस्तों सही मायनों में लिटरेचर इसी से शुरू हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर चौसर एज से। इससे पीछे भी है पर वो इतना है नहीं, तो कई बार कंफ्यूजन होता है, पेपर में प्रश्न आता है। अल्फर्ड को भी फादर ऑफ प्रोज कहा जाता है, जॉन विक्लिफ को भी फादर ऑफ प्रोज कहा जाता है, तो कहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है? नॉर्मल लिटरेचर में फादर ऑफ प्रोज हम जॉन विक्लिफ को ही कहेंगे, पर अगर हम स्पेसिफिकली एंग्लो सैक्सन पीरियड में लें कि फादर ऑफ प्रोज कौन है, वो हम अल्फर्ड को कहते हैं। और क्यों कहा फादर ऑफ प्रोज? प्रोज होता है पैराग्राफ में चीजें लिखना जो राइम नहीं करती है। मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ, वर्स जो पोइट्री में है जो राइम करे, आज नहीं है खाना खाना, मैं बनाऊंगी यही बहाना, इस प्रकार की राइम करे, राइट। और जो प्रोज होता है नॉर्मल, जो नॉवेल्स में एसेज में हम पैराग्राफ लिखते हैं जो राइम नहीं करते हैं। तो जॉन विक्लिफ ने एक काम किया था बहुत इम्पॉर्टेंट, उन्होंने जो बाइबल थी, बाइबल को ट्रांसलेट किया था। बाइबल जो हमारी जैसे हमारे लिए भगवत गीता है हिंदू धर्म में, बाइबल सेक्रेड बुक है क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था। एंड ऑब्वियसली वो प्रोज था, वो प्रोज पैराग्राफ में था, राइम तो कर नहीं रहा था। तो फिर हमने इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का, पहला इंग्लिश वर्क प्रोज फॉर्म में काइंड ऑफ ये लेकर आए थे बाइबल को ट्रांसलेट करके, तो हम इन्हें प्रोज का फादर कहते हैं। पर ध्यान रखें अल्फर्ड को भी प्रोज का फादर कहते हैं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड जो चौसर एज से पहले आया है, उस समय प्रोज पे थोड़ा बहुत काम इन्होंने किया था इनिशिएटिव के तौर पे। ठीक है, पर जो मेन वर्क है जो इंग्लिश में है जाना गया, वो था बाइबल की ट्रांसलेशन ये लेकर आए थे। प्रोज में तो ऑब्वियसली ऐसे पहले जो राइम नहीं कर रही हैं, पहले थे ऐसे करने वाले ऑथेंटिक एंड बड़े लेवल पे, तो इनको हम प्रोज का फादर कहते हैं। ठीक है, वर्स जो राइम ना करे पोइट्री, जैसे वर्स जो राइम करे जैसे कि पोइट्री, प्रोज जो राइम ना करे नॉर्मल पैराग्राफ जैसे नॉवेल्स एंड ऐसे। और एंग्लो सैक्सन में कौन है प्रोज का फादर? अल्फर्ड। ठीक है जी। और नॉर्मल चौसर एज या नॉर्मल आज के दिन में जो नॉर्मली हम प्रोज का फादर कहते हैं विक्लिफ को। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन की थी, प्रोज वर्क में लेकर आए थे। इसके अलावा दोस्तों एक इनकी और ट्रांसलेशन भी है, इन्होंने गॉस्पल्स भी ट्रांसलेट किए थे 1382 में। तो ऐसा इनका कोई अपना वर्क नहीं है, इन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन की है, गॉस्पेल्स की ट्रांसलेशन की है। गॉस्पेल्स मैं बता देती हूँ आपको क्या होते हैं। जो ऐसे पर्सन थे ना जो बाइबल का प्रचार प्रसार करते थे, ऐसे पर्सन जो लोगों को बाइबल के बारे में बताते थे, उसका ज्ञान बांटते थे, उनको हम गॉस्पेल्स कहते थे। तो उन गॉस्पेल्स ने भी काफ़ी सारे वर्क लिखे थे जो धार्मिक ही थे, तो उनको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो देखो विक्लिफ का ऐसा हमने अपना कोई वर्क नहीं देखा, उनकी ट्रांसलेशन देखी। बाइबल भी रिलीजियस बुक हो गई, और गॉस्पेल जो बाइबल का प्रचार प्रसार करती बार कुछ लिख रहे हैं वो भी रिलीजियस हो गया। जो इनका अपना था वो थी इनकी रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये एक एक पॉइंट एक एक एमसीक्यू है। तो यहाँ पर आपने जॉन विक्लिफ को भी नॉर्मली गूगल पे सर्च कर लेना है, जो बिल्कुल टॉप पे 4-5 लाइंस आएगी वो आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। सो दोस्तों इस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 2 राइटर अपने कर लिए, और आने वाली क्लास में मैं आपके सामने एक और राइटर लेकर आऊँगी। तो कैसा लगा आपको? अगर दोस्तों अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया, क्लियर हुआ, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं मज़ा आ गया, क्लियर हो गया, तो सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार दें। और दोस्तों हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करिए, ये इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप है। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, मतलब अच्छे से प्रॉपर बिना टेंशन के पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई, जो लिंक है ऐप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और बाकायदा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, वहाँ भी हमसे संपर्क कर सकते हैं आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो। और दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें, उनके लिंक्स भी इसी वीडियो के साथ दिए गए हैं। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। ध्यान रखना ताली 2 हाथों से बजती है, एक मेरा हाथ है एक आपका,
मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, दिमाग में बिठा रही हूँ, और साथ साथ में जो आपको कह रही हूँ साथ साथ में करते चलो, आपको कोई बोझ फील नहीं होगा और इतनी माइंड ब्लोइंग आपकी तैयारी हो जाएगी कि ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे कि लिटरेचर पढ़ा था ऐसे, हंसते हंसते कट जाए पढ़ाई के रास्ते। तो बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग, मिलते हैं आने वाले लेसन में एक और ऑसम ब्लॉसम कंटेंट के साथ। टेक केयर।